यहाँ पे, और आर्य लोग यहाँ के संस्कृत वगैरह सिखा दिए। और यहाँ के जो मूलभूत निवासी थे, दलित और ये द्रविड़ आदिवासी, ये लोग तो यहाँ के मूल निवासी हो गए। तो उन लोगों का कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे जो राष्ट्र आंदोलन और अपने धार्मिक चीजों को भी साथ लेके चल रहे थे। जैसे एक वीर सावरकर थे। वीर सावरकर नो डाउट एक बहुत बहादुर थे और वो क्रांतिकारी भी थे। एक बार उनको अंग्रेजों ने पकड़ा, जहाज से कूद के भागने की भी कोशिश की, फिर काला पानी की सजा हुई वहां पे। लेकिन उनका कई ऐसा था कि हिंदू धर्म के अतीत को भी लेके चलना था। तो राष्ट्र में उग्रवाद भी था और अतीत को भी लेकर चलना था। तो जिस वजह से जहां राष्ट्रीय महत्व था वहां तो दोनों मिल जाते थे, लेकिन जब धार्मिक मामला आता था तो थोड़ा बिखराव हो जाता था। समझ में आ गई नहीं आगे यहाँ पे? तो यहीं से दो विचारधारा आई, देश प्रेम और राष्ट्रवाद। देश प्रेम मतलब केवल देश की बात, और राष्ट्र मतलब देश के साथ संस्कृति की भी बात होने लगती है। तो अतीत के वजह से लेके पुराने अतीत की, भैया यहाँ पे हमें ये स्थापित करना है, ये सब चीजों की वजह से, इस वजह से थोड़ा सा अलगाव देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दिल्ली वाला डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। हावड़ा षड्यंत्र, हावड़ा षड्यंत्र जतिन नाथ मुखर्जी, हावड़ा षड्यंत्र जतिन नाथ मुखर्जी, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ किए गए षड्यंत्र थे। जतिन नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र राजगुरु, लाहौर षड्यंत्र राजगुरु, लाहौर षड्यंत्र राजगुरु। अब इन दो के आधार पर भी आप आंसर लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक पक्का पता था लाहौर षड्यंत्र। देखिए आपको कोई पता हो ना हो, लेकिन लाहौर षड्यंत्र पक्का पता था। बी का क्या? 4। तो बी का 4 कहीं है? हाँ, सी। तो इस आधार पे भी आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए हम बस एक के हिसाब से भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कई 3-4 ठो मिलाना पड़ता है। तो हावड़ा षड्यंत्र जतिनदार मुखर्जी, दिल्ली षड्यंत्र मास्टर अजीम चंद, मास्टर अजीम चंद, अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष, अलीपुर षड्यंत्र अरविंद घोष। बाद में अरविंद घोष जो थे ना सन्यासी बन गए थे। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अरे सी था कि डी था जी? सी। मैडम भीखाजी कामा, बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय, ये लोग में क्या बात समान थी? भाई ये सब लोग विदेश में जाके क्रांतिकारी आंदोलन चालू किए थे, और ये क्रांतिकारी आंदोलन सब थे, लेकिन सब कहां थे? विदेश में। कोई इसमें भारत में नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहते हैं? मैडम भीखाजी कामा को। मैडम भीखाजी कामा विदेश में तिरंगा ला रही थी, मैडम भीखाजी कामा। जर्मनी के किस शहर में? एस्टुगार्ट्स में, एस्टुगार्ट्स में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या ये सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन की? अरे भैया इन लोग का साम्यवादी आंदोलन मतलब क्या? ये लोग भारतीय आंदोलन से जुड़ी थी। साम्यवादी आंदोलन तो रूस चला रहा था, लेनिन ये लोग के नेतृत्व में चल रही थी साम्यवादी आंदोलन। हम लोग आज भी साम्यवादी नहीं है, कम्युनिस्ट हम हैं। चीन है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट में ना सरकार नहीं होती है, एक पार्टी बनती है, उसी में एक को लीडर चुन लिया जाता है। जैसे चाइना में एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आपको अगर वहां प्रधानमंत्री या कुछ भी बनना है तो पहले क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो कोई मेयर बनेगा, कोई कुछ, धीरे 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 करते करते उसी में को प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। उसी तरह आया है कौन? जिनपिंग, शी जिनपिंग। समझ में आ गया कि नहीं गया? अब ये लंबा तो हमें तक रहने वाला है। आप लोग बात नहीं सुनते हैं, क्या करें? बात करता क्या है तुम? जब तुमको पता है नहीं सुनते तो क्या कह रहा है? यहां हम डिस्कशन कराने बैठे हैं, डिस्कशन करो, सुनो, काम खत्म। जितना ही लड़का सियारा सर क्लास रोज क्यों लेट हो जाता है? बाबू 5 से 7 हजार लड़कों को बैठाने में टाइम लग जाता है। जब तुमको पता है रोज लेट आता है तो तुम लेटे से ज्वाइन किया करो ना। नहीं थोड़ा सा लेट से ही ज्वाइन कर लिया करो। अब अलग अलग बैठाने में टाइम लग जाता है ना। और विद्यार्थी लोग भी वही है, ग्रेजुएशन हो गया है लेकिन लेवल है 9th का, तो ऐसे लोगों से पूरी सिस्टम परेशान रहती है। अब कल क्वेश्चन दे दिया गया, छोड़ के चला आया, यहाँ आके मांग रहा है। यहाँ पे नहीं मिला था तो अब कर्म फो रहे हैं। तो अब ग्रेजुएशन, देखिए ग्रेजुएशन का बच्चे का अगर ग्रेजुएशन लेवल मेंटेलिटी रहे, कोई दिक्कत नहीं आता है। ना उसे पढ़ाने में दिक्कत आएगा, ना उसे रिजल्ट लेने में दिक्कत आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वो है ग्रेजुएशन पास, लेवल है उसका 11th 12th का, तो उसको पढ़ाने में भी दिक्कत आएगा, खुद उसको पढ़ने में भी दिक्कत होगा, रिजल्ट लेने में भी दिक्कत होगा। अब घर में मेहनतों नहीं करेगा अलग से।
अरे नहीं, अब मान के चलिए कमजोर है तो घर पे थोड़ा रिवीजन कर लो, एक्स्ट्रा टाइम दे दो, पढ़ लो, तो सबसे कम पढ़ेगा। देखना जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा वो और ज्यादा पढ़ेगा। जो कम रहेगा, जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ना 1 घंटा पढ़ेगा ना तो मुंह धो के पहले पढ़ने बैठेगा, पढ़ने से पहले ना मुंह धो के पढ़ने बैठेगा। अरे बैल कहीं का, मोबाइलवा चलाने से पहले तैयारी करके बैठता है क्या? चलो मोबाइल तैयारी, मोबाइल चलाते हैं, साफ सफाई करो हो, मोबाइल चलाना है, जहां मन वहीं चालू हो जाओ यहाँ पे। तो देखो भैया, ये साम्यवादी तो थे नहीं। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे। ना भैया, आधा सही है, लेकिन बाकी लोग मंत्री नहीं थे। अब भाई मैडम भीखाजी कामा जर्मनी में थी, तो आधा के चक्कर में पूरा नहीं मार देना है, आधा सही है यहाँ पे। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे, यहाँ सही है। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। सही है, सही है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ये सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम मामले में अभियुक्त थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थक था। बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सही है कि नहीं है? ब्रह्म समाज किसको मानता था? एकेश्वरवाद का समर्थक था ब्रह्म समाज। आगे बढ़े, अगला कर। आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। बिल्कुल सही है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इन्हीं के नाम पे एक कॉलेज भी है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए, तीनों सही है। आगे बढ़े। रामकृष्ण मिशन किसका था? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की क्या किया था? स्थापना किया था। तूफानी हिंदू किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद को। उनका कुछ विचारे बहुत बेहतरीन थे कि अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है तो कोशिश कीजिए कि विरोधी कम से कम बनाए, विरोधी कम से कम बनाए। और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने एक बात बोली थी, क्योंकि उस समय धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा था, छुआछूत की परंपरा इतनी ज्यादा थी कि छोटी जातियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। और चूंकि अंग्रेज थे वो क्रिश्चियन बना के, और उनको भाई नॉर्मल, जब आप अमानवीय व्यवहार कीजिएगा, इज्जत से रहने नहीं दीजिएगा, तो दूसरा कोई जाएगा तो आपको दर्द भी तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपका कोई धर्म एक व्यक्ति छोड़ के जाता है तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको मानने वाले एक की कमी हो गई, बल्कि एक चीज समझिएगा कि आपको धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति की कमी हुई और आपका एक शत्रु उसी दिन तैयार हो गया। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ के जाते हैं ना तो उसकी बुराई करने लगते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गरियाने लगता था, ऐसा था, ऐसा खाना पीना खिलाने नहीं ले जाता था, खाली हाँ चराने नहीं ले जाता था, यहाँ पे खाली जाके खान सर का क्लास करता था यहाँ पे, बट अच्छा नहीं था वो। आई करिया है तब ठीक है, चराने ले जाता है। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर उसमें बता दिया, जस्टिस फॉर पीडीएफ, पीडीएफ अपलोड है ना? हाँ, जस्टिस फॉर अनहरा विद्यार्थी। पूना पैक्ट में कम्युनिंग अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। भैया देखो, पूरे इसमें नहीं, बड़ी टॉप वाला क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, अगर कोई एक बात बोल रहा है ए और उसी से रिलेटेड बात बोल रहा है बी, तो समझिएगा ए सही है। समझ में आ गया? एक ई जा रहा है दाहिने, ई जा रहा है बाएं, लेकिन दोनों सही है, तो कह दीजिएगा कि भैया दोनों सही है परंतु एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और ये दोनों तो सिंपल है, एक सही है दो गलत है, दो सही है एक गलत है, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो क्या मारेंगे? ए। एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या मारेंगे? ए। रेडी? देखिए, कम्युनल अवार्ड क्या था कि 1930 में महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी के समय, उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों को आभास हो गया था कि उन्होंने जो 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था ना, मुस्लिमों को क्या दिया था?
पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, इससे कि उनको कामयाबी दिख रही थी। उनका एक लंबा टारगेट था कि मुसलमानों से एक अलग देश बनवा लेना है और हमेशा ये लोग लड़ते रहे आपस में। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, भारत को ज्यादा दिन तक अब हम लोग गुलाम नहीं रख पाएंगे। इंटरनल रिपोर्ट बता रही थी कि 30 से 40 साल के अंदर भारत को आजाद करना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इससे जितना पैसा आ नहीं रहा है उससे ज्यादा इसको सस्टेन करने में खर्चा आ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि उतनी सुरक्षा व्यवस्था बचा के रखना था। अंग्रेज तो कहीं भी पहचान में आ जाते थे सब, और भारतीय क्रांतिकारी कहीं पहचान में आता नहीं था। कोई चाय बेच रहा है, वहां कोनो अंग्रेज आया चाय पीने के लिए, कहा कि रोज सोचो तो निकाले चाय, स्पेशल चाय, और परेशान हो गए थे सब अंग्रेज सब। यहाँ पे कोनो खाना में कुछ मिला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अब वो अंग्रेज सब डर गया, सब कोनो को बाल कटवाने में डर लग रहा है, तो अंग्रेज सब एकदम हेडेक में आ गए थे सब। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि भारत को अन्य टुकड़ों में भी तोड़ना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखा कि हिंदू धर्म में दलितों के साथ, पिछड़ी जातियों के साथ इतना अत्याचार होता था कि दोपहर में उनको निकलने दिया जाता था कि कम से कम परछाई बने, उनके आगे मटका टांग दिया जाता था जिससे कि उनको थूक गिरे तो उसी में रह जाए, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, रावणकोर में दलित महिलाओं को ना स्तन ढकने नहीं दिया जाता था। तो अंग्रेजों के पास जब ये रिपोर्ट आई तो उन्होंने कह दिया कि एक काम करो, बस इनके ऊपर हाथ रखो ताकि इन्हें लगे कि इनके लिए भी कुछ है, और इनको एक अलग क्षेत्र दो जहां ये खुल के जी सके, पूरे तन ढक के वस्त्र पहन सके, इनको चलने रोक टोक कहीं ना हो, तो अब इन्हें आभास होगा कि आजादी क्या है। और धीरे 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 30-40 साल बाद ये कहेंगे कि हमको यही देश दे दो, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे, उसमें इतना भेदभाव है। ये बात की भनक गांधी जी को लग गई, तो उन्होंने कहा अंबेडकर साहब से कि देखिए ये जो अंग्रेजों की चाल है इससे ज्यादा बेटर है, क्यों ना हम लोग दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था ज्यादा कर दें, उन्हें बेहतर आरक्षण दे सके, ताकि वो इसी समाज में वो ये देखें कि अगर समाज हमें दबा रहा है तो संविधान हमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तब वो मिलजुल के रहेंगे। तो यही था पूना पैक्ट, आरक्षण को बढ़ा दिया गया, बदले में अंबेडकर साहब ने अलग क्षेत्र की मांग छोड़ दी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, वो अलग क्षेत्र दे रहा था। क्या दे रहा था? अलग क्षेत्र। लेकिन महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। क्या होता है? पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत महात्मा गांधी ने SC/ST को मिले जा रहे वाले आरक्षण की मात्रा को दुगना कर दिया। बदले में अंबेडकर साहब ने अलग क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अतः अंग्रेज एक और टुकड़ा करके गए रहते सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लोग कहते हैं गांधी टुकड़ा कर दिया देश का। 1909 के नेता मर गए थे लोग। जब यहां अलग निर्वाचन दिया जा रहा था तो कहां थे लोग? जब बीज बोई जा रही थी तब तो नहीं कहें, अब जमीन से निकल गया कांटा तो चुभेगा ही। हम महात्मा गांधी को देखें, देने ही नहीं दिया उन्होंने आरक्षण, मतलब अलग क्षेत्र। तो अब बताइए, पूना पैक्ट कम्युनल अवार्ड मतलब अलग क्षेत्र, कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया कि नहीं कर दिया? किसके वजह से? महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब दोनों। अंबेडकर साहब तुल जाते ना, हमरा अलग चाहिए ही नहीं। समझे? कई लोग आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर साहब केवल दलितों को सोचते थे। अगर दलितों को सोचे रहते ना, केवल दलितों का सोचते रहते ना, तो वो भी जिन्ना की तरह इतना पावरफुल थे कि अलग बना ले सकते। वो भी देश प्रेमी थे। समझ में आया कि नहीं आ गया? उन्होंने देखा था अत्याचार को, इसलिए उन्होंने सहा इस चीज को यहाँ पर, और तब वो आरक्षण दिया। कई लोग विरोध करने वाले ना भगवानों को नहीं छोड़ा है लोग। उसके माध्यम से संसद एवं विधानमंडल में SC/ST के सीटों की आरक्षण मार्ग प्रशस्त हुआ। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऑप्शन कौन होगा? ए। अगर दोनों सही रहता, रिलेटेड नहीं रहता तो बी। समझ गया? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। पूना पैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़े। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है, देखिए यहाँ क्वेश्चन दे कस्टमरा, ये तो दूसरा कस्टमरा हो, इन्फोटेक है। लड़का नंबर कस्टमर का रहता है ना? हाँ, कस्टमर। आ नीला नंबर अननोन आदमी का, आ हरिहर नंबर कोनो बढ़िया आदमी का। हाँ, उसमें पैसा लगता है। अगर पैसा दे दीजिएगा, आप फोन कीजिएगा तो गोल्डन कलर से नंबर दिखेगा, मतलब VVIP का नंबर है। एक से एक रहता है सर। आगे बढ़े। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, मेरी प्रथम, ब्रिटेन की महारानी मेरी प्रथम।
मेरी प्रथम। अभी किस महारानी का देहांत हो गया? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ प्रथम तो कब का मर चुकी है जी, द्वितीय। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी खून पीती थी सभी सब, खून पीते। जलियांवाला बाग में खून किसके लिए गया था? हाँ, अगर वो जलियांवाला बाग में हम भारतीयों का खून कर दी तो गुनहगार नहीं, और हम ये कह दिए कि इंग्लैंड की महारानी खून पीती थी तो गुनहगार हो गए, तो हम गुनहगार हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया? देखो बाबू, एक बात बताते हैं, एक मतलब ना, अंग्रेज सब प्लान बनाए थे सब कि भारत का विभाजन करना है, 1909 में ही प्लान बना लिया था सब, और इसके लिए जिम्मेदारी दिया था मिंटो को। किसे जिम्मेदारी दिया था? मिंटो को। अब आपको इतना चिल्लाते रहिए, विभाजन करेगा सब। तो महात्मा गांधी को लग गया कि एक ही व्यक्ति है जो विभाजन करना चाहता है, और वो है जिन्ना। कौन है? जिन्ना। जिन्ना बड़का वकील था। जिन्ना क्या था? वकील था। उसके दादा का नाम था मुंजा भाई ठक्कर, कोई हिंदू धर्म का था। समझा क्या? जिन्ना मुस्लिम धर्म का नहीं था, बाद में मुस्लिम धर्म अपनाया। मुंजा भाई ठक्कर, समझा गया कि नहीं? क्या वो ठक्कर जाति के थे, गुजरात के। व्यापार करने के लिए मछली बेचा करते थे, बट गुजरात के ज्यादातर लोग शाकाहारी होते हैं, तो उन लोगों को कहा कि तुम मांस का व्यापार करता है, मछली का, तुमको निकाल देते हैं। तो कराची चल गए बेचने के लिए। वहां हुए उनके जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हो गया? मोहम्मद अली जिन्ना। समझा गया? गुजरातियों के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर गांधी गुजरात के तो जिन्ना भी गुजरात का। समझा गया? जेना भाई ठक्कर वहीं के, नरेंद्र मोदी गुजरात, अरे बाप ओ बाप, गुजरात। सरदार पटेल गुजरात, अमित शाह गुजरात, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान द्वारिका नगरी गुजरात। क्या समझ रहे हो गुजरात को? हाँ, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए गुजरातियों को। हाँ, कौन? अडानी, अंबानी, क्या समझते हैं गुजरात को? आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। तो महात्मा गांधी को लग गया कि जिन्ना ही वो व्यक्ति है जो विभाजन करना चाहता है, और जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहता था। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम सरदार पटेल को भी समझा लेंगे और जवाहरलाल नेहरू को भी समझा लेंगे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए। जिन्ना को आप कहिए कि तुम ही सरकार बना ले, विभाजन छोड़ दो, विभाजन की नीति छोड़ दो। अब भारत में हल्ला कर दिया, सब जानते हैं कौन चीज? कि गांधी जी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिए। अरे भाई साहब, वो दोनों को मना किए थे कि ना जवाहरलाल नेहरू को ना सर। और क्यों? क्योंकि जिन्ना बने अब विभाजन ना हो। लेकिन जिन्ना को तो बनाना था सुअरखाना, एक ठो बना डाला उसने। उसको कौन रोक सकता है? बना दिया, वहां पे विभाजन बना दिया, डूरंट खींच दिया वहां पे, कौन सा रेड क्लिफ लाइन चल गया उधर यहाँ पे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रस्ताव दीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन डर गया। माउंटबेटन क्या हो गया? डर गया कि अरे यार, तो पूरा इंग्लैंड का बना बनाया नीति पे पानी फेर देगा ये गांधी। और माउंटबेटन को कह रहे हैं कि आपके कहने पे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल पीछे हटेंगे? तो कहा मेरी जिम्मेदारी है, गुजराती है। तब माउंटबेटन ने जिन्ना को प्रस्ताव नहीं दिया, जिन्ना को प्रस्ताव नहीं दिया, बल्कि उसको भर मन भड़का दिया कि ये लोग प्रस्ताव लेंगे फिर तुम्हें हटा देंगे, इसलिए बेटर है तुम अपना देश बनाओ। समझा गया कि नहीं? तो जिन्ना ने भी कहा कि हाँ, अपन देश बनाएंगे। बना लिया छोटा अपना देश। तो बताइए, स्वतंत्रता प्रदान करने के कार्य को स्थगित करना, अरे स्वतंत्रता कैसे स्थगित होगी? हम जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कौन सा? बी, बिहार वाला बी। आगे बढ़े। जिन्ना को किस लिए आमंत्रित किया गया? सरकार बनाने के लिए जिन्ना को आमंत्रित करने के लिए किया गया। आगे बढ़े। हालांकि पूरी कोशिश किए थे महात्मा गांधी, लेकिन जिन्ना माना ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। मार्को पोलो इटली का, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली सही है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही है। अल बरूनी उज्बेकिस्तान, बिल्कुल सही है। अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी का। पीटर मूडी चीन, नहीं इटली। पीटर मूडी इटली, पीटर मूडी इटली। इटली मुगल शासक शाहजहां के साथ काल में आया था,
मुगल शासक शाहजहां के साथ। तो चीन नहीं होगा, कहां होगा? इटली। चीन नहीं होगा, इटली। इब्न बतूता मोरक्को, इब्न बतूता मोरक्को। सबसे ज्यादा यात्रा किया इब्न बतूता, सर्वाधिक यात्रा किया इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इसके नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चाइना भेजा था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। पीटर मूडी इटली का था। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया उसका नाम क्या है? अबू फजल। किसने लिखा? अबू फजल। अबू फजल के समय इधर मुगल सल्तनत चल रही थी और उधर कोलंबस वगैरह किसकी खोज कर दिया था? अमेरिका वगैरह की खोज किया था। अबू फजल की पुस्तक का नाम क्या है? अकबर नामा। अबू फजल की किस पुस्तक का नाम? इसी के एक खंड का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी। तो अकबर नामा अकबर की आत्म जीवनी है, अकबर की जीवनी है। उस मोटी किताब के अंदर एक लेसन है जिसका नाम है आईने अकबरी। वो अबू फजल ने अपने बारे में लिख दिया है। कहा कि हमारा अपन कहानी लिखेंगे कोई खरीदबे नहीं करेगा, एक काम करते हैं अकबर के साथ अपन चिपका के बेच देते हैं। तो किताबवा का नाम क्या रखा? अकबर नामा। और लास्ट चैप्टर का नाम आईने अकबर, ताकि अब खरीदो, हमारे बारे में भी पढ़ेगा लोग। समझ में आ कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? अब आप लोग अपन अपन कहानी लिखिएगा, जीवनी कौन खरीदेगा जी? तो आप लोग भी किसी महापुरुष की जीवनी के लाश में चिपका देना। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? रसखान कृष्ण भक्त थे। रसखान कौन थे? कृष्ण भक्त। अमीर खुसरो किसके दरबार में? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया। अरे यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन काहे भूल जाता है तुम लोग? निजामुद्दीन औलिया। मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी लोग भी मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, रसखान हो गए, कृष्ण भक्त थे ये लोग। समझ में गए? कृष्ण कवि में लिखते थे लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक गलत है? गलत एक नाम लोगों। फिरदौसी संप्रदाय बिहार, बिल्कुल सही है। चिश्ती संप्रदाय दिल्ली, दोआब, अजमेर, सही है। सुहरवर्दिया सिंध क्षेत्र, बिल्कुल सही है। औलिया, औलिया कोई संप्रदाय ही नहीं था, सूफी संत को ही औलिया कहा जाता था। मुसलमानों में अगर आप देखेंगे तो औलिया इकराम ये लोग का है, ये क्या एक धार्मिक पद है, मतलब एक तरह से कहिए कि जैसे साधु संत, जैसे कैसे कहते हैं लोग, अरे वो तो साधु संत है, उसी को उर्दू में कहिए औलिया इकराम। समझा क्या? महापुरुष टाइप के लोग यहाँ पे। तो ये कोई संप्रदाय थोड़ी था, जैसे चिश्ती संप्रदाय था ना, फिरदौसी संप्रदाय था, यहिया मनेरी ने चालू किया था। औलिया क्या है? साधु संत की तरह बोला जाता है, जो बहुत पहुंचे हुए धार्मिक बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? औलिया। समझ आ गया कि नहीं गया? औलिया। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? औलिया थे। तो निजामुद्दीन उनके साथ क्या लगा था? औलिया। ऑप्शन नंबर कौन सा गड़बड़ है? डी। मध्य प्रदेश में लेके भेज दिया। ये तो कहीं भी कोई महापुरुष हो सकता है, उसके लास्ट में क्या लगा सकते हैं? औलिया। समझा? सारा हम लोग लगा सकते हैं, ये नरक का दरोगा कह रहा हम लोग लगा सकते हैं, आज ले कोनो अच्छा काम नहीं किया तुम। कहते हैं इधर पे इधर एगो फरिश्ता रहता है जो अच्छा काम को लिखता है, इधर एगो रहता है जो गलत काम को लिखता है। हमको इस पे बड़ी माया लगता है, ओवर टाइम काम करता होगा। नहीं समझे? अगर इसका काम है गलत काम लिखना, कितना काम है। ये बेचारा का हैंड राइटिंग लिखे का आदत छूट गया होगा। अरे हो ये तो बड़ा बढ़िया काम किया, क्या बात है? तो अच्छा 1 जनवरी है, हाँ चलो फिर अब 26 जनवरी को बढ़िया काम करेगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में को कौन सा विचार कीजिए। जब भी विचार करना है तो विचार छोड़ के पहले नीचे आइएगा। क्या चुनना है? सही। रेडी? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य लिखा, गलत है। विशाख दत्त ने लिखा। किसने लिखा? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम। आगे बढ़े। देवी चंद्रगुप्तम। कुमारगुप्त राजा थे, कुमारगुप्त का विवाह हुआ था देवी से। रामगुप्त जी, कुमारगुप्त नहीं, कुमारगुप्त बढ़िया आदमी थे। रामगुप्त कौन थे? रामगुप्त। विवाह हुआ था देवी से। किससे हुआ? देवी से।
लेकिन रामगुप्त उतना अच्छा नहीं था, बकलोल था। इसका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये बहुत ही योग्य था, पूरा एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम सिक्स पैक और हर चीज में योग्य। आई बकलोल था। ये दोनों में अब ये दोनों का हो गया। आई दोनों मिल के मार दिए सब, इसको रामगुप्त को मार दिए सब। तो विशाख दत्त हल्ला कर दी किताब में, देवी चंद्रगुप्तम और रामगुप्त समाप्तम। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर तुम लोग ढेर अकलेल बकलेल रहो तो ढेर हाई फाई लेके मत चलाना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी एगो देवी चंद्रगुप्तम वाला कहानी हो जाएगा। अब तुम पता चला 8-9 ले पढ़ ले है, लेके चला है तुम एकदम पीएचडी। तब तक तुम्हारा पक्का होने वाला हाल कौन वाला? रामगुप्त। आप लोग पता नहीं हो जाएगा जी। देखो कितना खतरनाक है सब, खड़े बोलती है यस सर। तो बकलेल से बिया कैला बिना जरूरत कौन सी है? तो जब खतरनाक है जी, करिए यस सर, मार देगा से उसको, बताइए। सोचिए, आप लोग बोल रहे हैं यस सर, ऐसे करोड़ों की संख्या में पुरुष मिलेंगे जिन्होंने ऐसी लड़कियों से शादी किया है जो बेरोजगार हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, है कि नहीं? क्या है कि नहीं? क्या आप अपने गांव में ही दिखिएगा, ज्यादा दूर कहां दिखेगा, अपने पिताजी दादाजी को भी देखेंगे तो बहुत मिल जाएंगे आप। होता है कि नहीं? तो देखो ये करिए, पढ़ने भी तो नहीं दिया था सब। हाँ, ये भी रीजन है, पढ़ने भी नहीं दिया था सब। ये खत्म नहीं हुआ जी अभी, ये तो गलत है। या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किया, बिल्कुल सही है। हरिसेन का कौन अभिलेख है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन नंबर 2 छोड़ के सब सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन, महापद्म नंद के महाजनपद के 6 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखित है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। मगध की चर्चा पक्का होगा यहाँ पे, अस्मक और कंबोज। मगध, अस्मक, कंबोज, बस मगध, अस्मक, कंबोज, ऑप्शन नंबर ए। बाकियों की चर्चा 16 महाजनपद कंप्लीट अगर देखिएगा तो अंगुत्तर निकाय में, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय। और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र तो 2 पुस्तक, जैन पुस्तक भगवती सूत्र और बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद की चर्चा है। बाकी 3 महाजनपद की चर्चा किसमें? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में कौन कौन? मगध, अस्मक, कंबोज। अगला तुम लोग हल्ला नहीं करो, मेरा गला बच गया। हाँ ठीक है, सही है। महापद्म नंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नंद वंश का राजा था महापद्म नंद, ये शूद्र जाति से आते थे महापद्म नंद। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण करके एकराट की उपाधि धारण किया, लेकिन इनकी एगो खराबी थी, राजपूतों से इनको नफरत थी। इन्होंने कहा कि मैं क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, सर्व क्षत्रांतक, सर्व क्षत्र। किसी के याद रखिएगा, आप उसी चीज का नाश कर सकते हैं जिसको आपने बनाया है, जिसे आपने नहीं बनाया है उसका आप नाश कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो। क्या हिटलर ने यहूदियों का नाश कर पाए? क्या ब्रिटेन ने भारत का नाश कर पाया? क्या मुगल या विदेशी भारत की संस्कृति खराब कर पाए? कभी नहीं हो सकता है। तो जिसने बनाया है वही चौपट करेगा। विद्यार्थी जीवन आप खुद बनाते हैं, और जब तक आप खुद चौपट नहीं करेंगे आपको कोई नहीं चौपट कर सकता है। समझ आए कि नहीं? क्या आप घूमते रहिएगा, मोबाइल चलाते रहिएगा, सोचिएगा कि जीवन बन जाए, कभी नहीं बनने वाला है। रामगुप्त, राम पढ़ लो लोग, नहीं तो देवी तो पढ़ाई कर ही रही है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। या निम्न मूल का कहा जाते थे, सही है, बिल्कुल सही है। इन्हें एकराट की उपाधि, सही है। क्या जीते थे? कलिंग। इन्होंने कलिंग जीत लिया। यह सामान्य विस्तार संभवतः उत्तरी कर्नाटक था, बिल्कुल सही है। पूरे भारत में कर्नाटक तो सही है, सही है। उत्तरी कर्नाटक का मतलब ये ना, मगध से लेके अब मध्य भारत तक आ गए थे, या कर्नाटक के उत्तरी भाग तक। यहाँ अब उड़ीसा जीतिएगा तो कर्नाटक के पास नहीं पहुंच जाइएगा जी। कलिंग जीत लिया था।
ऑप्शन नंबर सी। हाँ डी, वही डी सी जो भी है। अगला क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने किस पर बल दिया था? बिरसा मुंडा झारखंड के एक प्रमुख नेता थे। झारखंड में सबसे पूर्व बिरसा मुंडा हो गए और सिद्धू कान्हू हो गए, वहां पे बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू ये लोग थे यहाँ पर। तो इन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता पर ध्यान दिया, बिल्कुल सही है। नैतिकता पर बोल दिया, आत्म सुधार पर बल दिया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया, उपरोक्त सभी 1 2 3 सब सही है, तीनों चीजें सही है। बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी, बिरसा मुंडा के संदर्भ में। अगला ले तो फिर आ गया जी चौपट वाला क्वेश्चन में। भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ में अमेरिका को समझते हैं, बिल्कुल सही है। हम एक संघवाद हैं, लेकिन अमेरिका के जैसे संघवाद नहीं है। संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार का अपना कानून और राज्य सरकार का अपना कानून। मतलब केंद्र सरकार राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करे। अमेरिका में कंप्लीटली हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन भारत में हस्तक्षेप कर देता, क्योंकि अमेरिका एक देश था ही नहीं, 13 अलग अलग गुंडों ने मिलकर बनाया था, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ गुंडों का ग्रुप का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही वहां अमेरिकन कंपनी गई थी, ब्रिटिश अमेरिकन कंपनी गई थी। 13 अलग अलग आए थे सब। हमारे यहाँ 1 को सबसे पहले आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, वहां 13 को गए थे सब। और वहां पे क्या किया सब ना, वो चोर चोर मिल गया सब। कहा सब कि हम यहाँ के लोगों को मारते हैं, और हमारा ही एगो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में है, वो वहां जलियांवाला बाग में मारता है, हम यहाँ काले लोगों को मारते हैं, वो हम लोग से खतरनाक करिया था सब। हाँ, हम लोग से भी ज्यादा करिया था, अपड़वा टाइप का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझिए ध्यान से। तो वहां चला गया था अमेरिका, ब्रिटेन वाला एक और गया अमेरिका, एक और गया भारत। यहां भी कचर के मारता था और टैक्स ले आके कहता था इंग्लैंड भेजो। यहां भी अपने चमचों को भेजा था, कहता कचर के मारता था भेजो। यहां गया कार्नवालिस को इतना मारा था सब ना अमेरिका में, वो बुखार लग गया था, बेहोश कोमा में चल गया था। लाद उद के लाया था कार्नवालिस को, कहा सब कि भाई तुम हल्दी चूना भांग छापा गया उसको, सही हो गया, आंख खुला तो कहा है, तो कहा ब्रिटेन में हो। कहा कि फिर सही हो जाओ, अमेरिका जाना है। तो हाथ गोड़ जोड़ लेना, हम ना जाएंगे अमेरिका, बहुत मारा है सब क्रिस गेल और ब्रायन लहराती की तरह है सो उतना बड़ा मार के कपा। तब उसको भेजा गया, ट्रांसफर किया गया भारत में, और यहाँ आके अस्थायी बंदोबस्त किया। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय हम लोग नहीं थे, नहीं तो उसको चिढ़ाते, एक कार्नवालिस पिटाई ले लो, कार्नवालिस नहीं समझा। वो आदमी गांव में चिढ़ाता, ओ हल्ला कर देता आदमी उसको। नहीं, आपको कसम बता रहे, उसको सुसाइड ना करा देता आदमी ने, उसको बांध के चिढ़ा के उसका सुसाइड ना करा देता आदमी ने। तो कहता कार्नवालिस क्या चीज है। तो समझिए, लॉर्ड कार्नवालिस जब पिटाया ना, तो अंग्रेज सब भड़क गया सब, कहा कि हम लोग यहाँ आके काम करते हैं, अब मारते पीटते हैं, निहत्ते लोगों को गोली मारते हैं और पैसा भेजते हैं इंग्लैंड की महारानी को। नहीं, हम लोग अपने रखेंगे। कैसी रानी? ब्रेकअप। तो अपने महारानी से क्या कर लिया सब? ब्रेकअप। अलग अलग 13 को 14 कंपनी आया था सब। कहा सर हमारा ये एरिया, तो कहा हाँ तुम्हारा वो एरिया, तो कहा 5 जिला हमारा, तो कहा तुम्हारा, एकदम सही है। अब पांचों मिलके अपने अपने एरिया का कानून अलग अलग बना लिया सब। तो उसी को कहा गया राज्य। लेकिन कहा कि भाई एगो देश भी तो होना चाहिए हम लोग का। तो कहा कि चलो ठीक है, हम लोग संयुक्त हो जाते हैं सभी राज्य। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके देश के लिए एक कॉमन कानून है, लेकिन इस राज्य का कानून उस राज्य में नहीं लगेगा, क्योंकि इधर का डकैत अलग था, उधर का डकैत अलग था। समझ में आ गया? इंग्लैंड वाला देखते देखते उसके एकदम अमेरिका वाला छाती पे दाल रौड़ दिया यहाँ पे, हमरा अमेरिका। तो महारानी कही कि हे, भारत में भी कहो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, तो भारत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, और इंग्लैंड का शासन सीधे राजा के हाथ में। बेवकूफ बनाता है भारत को। बोलो ना कि तुम पिटाया था तो डरे कर दिया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? और हम लोग क्यों नहीं पीट पाए? क्योंकि हम लोग अलग अलग जातियों में थे। हमारे यहाँ नीचे जातियों को अंग्रेजों ने, मुगलों ने और विदेशियों ने उतना नहीं सताया है जितना हम लोगों ने उसे सताया है। यही रीजन था कि वो लोग हमारे साथ उतना नहीं करे। काहे लिए भैया? समाज में जीने का अधिकार सबको होना चाहिए, गरीब अमीर एक सम्मान सबको होना चाहिए यहाँ पर। तो बताइए, भारत उस अर्थ में संघ है जिस अर्थ में अमेरिका है? हम लोग अलग अलग राज्य थे? नहीं, हम लोग का राज्य का कानून अलग नहीं है। अब वहां अलग अलग क्यों है समझा दिए? किसी को दिक्कत? तो ये वाला ये तो सही है,
अब इस पे जाते हैं। भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है। बताइए बाबूआ इसमें क्या होना चाहिए? हाँ, भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था है, हम लोग के यहाँ दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका में दोहरी राज्य व्यवस्था है। तो हम लोग का दोनों सही है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है, तो कौन मारेंगे? ये समझ में आ गया? हमारे यहाँ दोहरी व्यवस्था है। अच्छा, वहां भी नहीं रहती, वहां मजबूरी ना हो गई है बाबू। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। उपाधियों का अंत या निषेध 18। हम कोई भी उपाधि नहीं रख सकते, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में उपाधि रख सकते, सरकार के द्वारा दिए गए उपाधि को भी रख सकते हैं। हम बिहार केसरी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ खान सर बहुत है, नहीं समझाया? आप लोग तो दिए ही हैं उपाधि, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र की उपाधि को हम लोग लगा सकते हैं। धार्मिक मामले में प्रबंधन 26, और धार्मिक मामला खुद अपनाना है तो 25, लेकिन धार्मिक मामले का मैनेजमेंट करना है तो 26। धार्मिक मामले का मैनेजमेंट 26, धार्मिक मामले का मैनेजमेंट 26। अब देखते हैं अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण 29, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण 29। अभी बताओ भैया, अल्पसंख्यक अपनी भाषा की सुरक्षा कैसे करेगा? विद्यालय चलाकर। जैसे अगर किसी को उर्दू भाषा का संरक्षण करना है, खैर उर्दू भाषा तो संरक्षित रहती है, उर्दू लेखन शैली से गायब हो रही है। उर्दू जो है ना, लेखन शैली से गायब हो रही है, लेकिन बोलचाल में अभी भी उर्दू सबसे ज्यादा यूज हो रही है। जैसे पानी पी लो, उसका हिंदी होना चाहिए जल ग्रहण करो, जल ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो, खाना खा लो। तो उर्दू जो है ना बोलचाल में है, लेकिन लेखन शैली से क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है, या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। तो 29 में है कि कोई भी अल्पसंख्यक को उसके मतलब शिक्षा के आधार पर हम लोग नहीं रोक सकते, वो चाहे तो अपने लिए संस्था खोल सकता है। शिक्षा का अधिकार 21 का क, 21 का क। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। कौन सा सही होगा? दिल्ली वाला डी, जो भी सही होगा दिल्ली वाला डी। आगे बढ़े। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, देखिए हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन है। 2 कहता है कि हम विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सिक्किम को मिला लिया। लेकिन 3 डिफरेंट है। 3 कहता है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन, वर्तमान राज्य में परिवर्तन। यानी हमारे पास जो आज अभी 28 राज्य हैं, इनमें हम 28 को जाके तोड़ सकते हैं या इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ के पचका के एक के राज्य बना दे, अखंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं? या टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के 35 राज्य बना दे, या किसी का नाम बदल दे, या एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला दे। केंद्र सरकार जो मन चाहे कर सकती है, बिना सरकार से पूछे। फैनवा बंद कर दिया करो ना जी यहाँ पे, अब तुम बीमारी वहीं बैठ जाती है। यहाँ पे दोनों कनेक्ट रह जाता है ना उसमें, तो तुम एक तो टोपी नहीं लेके आ सकती हो। हाँ एकदम। अच्छा बोलना भी रहेगा ना इन सबको, तो नहीं रोकेगी से। कोई क्वेश्चन अगर रुका है बीच में तो उसमें बोले, एकदम बीचे में बोल देगी। हमको लगा कौन बेहोश होने वाली है। आगे बढ़े। वर्तमान राज्य में कोई तोड़फोड़ किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 3 कह रहा है किसी भी देश पर आक्रमण का, अरे देश से कोई मतलब नहीं है, गलत। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही है, घटा भी सकती है। किसी भी राज्य के आंतरिक स्वायत्तता परिषद की स्थापना कर सकते। ए भैया इतना जब काहे ज्यादा करने का है? बस यही 2 सही है, ये गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। सी सही है ये, हमको लगा ऑप्शनों में कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था? 11 दिसंबर 2019।
11 दिसंबर 2019। अब ये लागू होने जा रहा है, अब ये लागू होने जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नागरिकता संशोधन विधेयक CAA, ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह अपना कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या कहते हैं? मैंडेमस, परमादेश। मैंडेमस या परमादेश, मैंडेमस या परमा। काम करने के लिए परमादेश, काम रोकने के लिए प्रतिषेध, काम करने के लिए परमादेश, रोकने के लिए प्रतिषेध, रोकने के लिए प्रतिषेध। तो अगर रोकना है तो प्रोहिबिशन, रोकना है तो प्रोहिबिशन, काम करना है तो मैंडेमस, मैंडेमस, काम कराना है तो मैंडेमस, और रोकना है तो प्रतिषेध, रोकना है तो प्रति। अगर किसी कैदी को 24 घंटा की तहत नहीं ले गए, थाने में पकड़ लिए तो 24 घंटे के अंदर ले जाना है, अदरवाइज आप पे क्या लग जाएगा? हॉबियस कर्पस, कहेगा लेके आओ यहाँ पे। अब पूछेगा काहे लेट हुआ, तो दरोगा बताएंगे कि साहब चुनाव का समय था, पूरा थाना का स्टाफ चल गया था चुनाव ड्यूटी में, हम अकेले बैठे थे, इसको लेके आते तो थाना लूटा जाता, इसलिए 2 दिन लेट हो गया है। तब ठीक है, तब 2 दिन और रख लेता। हाँ नहीं, शक्ति की ज्यादा कह देगा तब कोवेरेंट हो। हाँ, तो शक्ति के अंतर्गत जो आपको काम दिया गया उसको करिए। नहीं, अगर कोई शक्ति से बढ़कर काम करने लगा तब लगेगा कोवेरेंट हो। शक्ति में रहकर कर रहा है, शक्ति के अंतर्गत यानी जो शक्तियां दी गई हैं उसका प्रयोग करो। समझना क्या? देखिए, ये सारे के सारे आर्टिकल 32 के तहत दिए जाते हैं। इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जेल में रख दिए तो हॉबियस कर्पस, कोई काम नहीं करेगा तो काम कराने के लिए मैंडेमस, कोई अधिकारी करेगा रोकने के लिए प्रतिषेध, रोकने के लिए प्रतिषेध, और अपने उड़ने लगेगा ज्यादा कोवेरेंटो। यानी अगर मान के चलिए कोई छोटा कर्मचारी है बड़े कर्मचारी का काम करने लगा तो अधिकार परीक्षा, जिसे कोवेरेंटो कहते हैं। आर्टिकल इसमें कौन सा सही होगा? बी, मैंडेमस। क्या कहेंगे? मैंडेमस। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा, ये भी सही नहीं है जी, देखो सही नहीं ढूंढना है। रेडी, आगे बढ़े। कितना नंबर क्वेश्चन है? 21 नंबर। रेडी, तो देखते हैं इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकती है, सही है। सिफारिश को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, और 14 दिन के बाद विधेयक ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो कह रहा है राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, कभी नहीं। धन विधेयक को बस ये 14 दिन तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं रोक सकती है। कह रहा राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिकतम 14 दिन का विलंब कर सकती है, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, सही है, क्योंकि 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। आप स्वीकार करो या ना करो, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। देखिए, हमारे संविधान में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। देश में 2 सदन है, मेनली शासन के लिए इसी को रखा गया है, लोकसभा को। लेकिन लोकसभा की खराबी क्या है कि हर 5 साल में इसके इलेक्शन होता है। ठीक है, हर 5 साल पे क्या होता है? इलेक्शन। इसलिए ये 5 साल बाद एक समय ऐसा आएगा खाली हो जाएगा, या फिर जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो चुनाव आयोग इसकी शक्तियों को रोक देता है, तो फिर देश में शासन कौन करेगा? तो बैकअप के लिए रखा गया है राज्यसभा, बैकअप के लिए राज्यसभा, इमरजेंसी के लिए राज्यसभा, इसलिए इसे ज्यादा पावर नहीं दिया गया है। समझा क्या? ऑप्शन कौन गलत है? प्यार वाला बी। इनमें से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? रेडी, इनमें से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? पढ़ा जाए। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, सही है, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हालांकि उस प्रस्ताव को लोकसभा भी पारित करेगी, लेकिन शुरुआत राज्यसभा ही करती है, सही है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधित प्रस्तावित विधेयक पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा भी 2/3 से पास करेगा और लोकसभा भी 2/3 से पास करेगा, सही है। अब तो ऑटोमेटिक चौथा गलत होने वाला है क्या भाई? वह अपना कार्यकाल
पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ देगा। पद तत्काल बाद छोड़ेगा नहीं, जब तक उसका उत्तराधिकारी न आ जाए तब तक वह अपने पद पर बैठा रहेगा। और यहां दो चीज है आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हुआ तो 6 महीने के अंदर कैसे भी भर लेना है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 6 महीना में भरे या 6 साल में भरे या 600 साल में भरे कोई मतलब नहीं है। इसलिए उसको भागने नहीं दिया जाता है, कहते हैं बैठो 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 बैठो, हाँ बैठो। किसको बैठा दिया जाता है? कब तक नहीं जाने दिया जाता है? हाँ, जब तक चुनाव न हो जाता। तो गाना है, तुझे जाने नहीं देंगे हम, तो कौन गाना है ना, दुनिया जलाएंगे हम। हाँ आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति। किसके पास? राष्ट्रपति। सुनो बाबू ध्यान से, आपातकाल के अंदर देश लोकतंत्र न होकर राजतंत्र हो जाता है। एक ही व्यक्ति की बात चलेगी, जो सरकार बोल देगा वही होगा। तो आपातकाल की घोषणा याद रखिएगा, जब भी होगा तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर होगा। मंत्रिमंडल के कैसे होगा? लिखित सिफारिश पर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब ध्यान से समझिए, आपातकाल के दौरान किसी भी नागरिक को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है किसी भी देश में। आपातकाल की जो शक्तियां होती हैं वो लॉकडाउन में 10 गुना ज्यादा होती है। जैसे लॉकडाउन लगा था ना, उससे 10 गुना शक्ति बढ़ा देगा किसमें? आपातकाल में। तो अभी तो बस लॉकडाउन देखें आप लोग, जहिया देखेंगे आपातकाल ना, उस दिन बच्चों को कहानी सुनाएंगे, सो जाओ बाबू सो जाओ, नहीं तो आपातकाल लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया यहाँ पे? तो आपातकाल की शक्तियां, मतलब एक जनता को बहुत तकलीफ होती है। ना आप खुल के बोल सकते हैं, ना विरोध कर सकते हैं, ना सड़क पे जा सकते हैं। घर में बैठे रहिए, जो सरकार बोल दी चुपचाप फॉलो कीजिए। सरकार कह रही है कि 2 से 4 निकलना है तो 2 से 4 निकलिए। और उस समय सरकार मिलिट्री लगाएगी, वो 4:01 हुआ तो धोना चालू कर देगा। पीठ पे इतना लाठी मारेगा ना, टैटू बनेगा, लगेगा रफ कॉपी है। बहुत खतरनाक बना देगा आपका पीठ। तो अब ये बताइए, हमसे इतना सब छीना जा रहा है और वह भी वह व्यक्ति छीन रहा है जिसे ना हमने वोट दिया है, ना हम जानते थे, ना हम मंत्रिमंडल को वोट दिए हैं और ना ही हम राष्ट्रपति को वोट दिए। तो हमारे ऊपर ये आपातकाल थोपने वाले होते कौन हैं ये लोग? इसीलिए कहा गया कि इन लोग का अधिकार केवल 30 दिन का है कि यह आपातकाल देश की जनता केवल 30 दिन तक मानेगी। अगर इस आपातकाल को आपको आगे बढ़ाना है तो जनता द्वारा चुने गए संसद में जाइए और संसद के लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास कराइए। आप 30 दिन के अंदर अगर पास करा देते हैं तब जाके जनता इसे 6 महीने के लिए एक्सेप्ट करेगी। और 6 महीने के अंदर देश पे जो संकट आया है, चाहे वो आक्रमण हो, चाहे वो विद्रोह हो या फिर युद्ध हो। आक्रमण में बस एक ओर से हमला होता है, युद्ध में दोनों ओर से होता है, विद्रोह में भयानक अंदर ही कोई क्रांति हो गई हो। तो उस समस्या को 6 महीने के अंदर निपटा लीजिए। और अगर 6 महीने के अंदर नहीं निपटा पाए और जनता के अधिकार को नहीं देना चाहते हैं तो वापस फिर जनता द्वारा चुने गए संसद में आइए और फिर उसे पारित कराइए और फिर ये 6 महीना बढ़ेगा। ऐसे करते करते आप अनंत काल तक ले जा सकते हैं। लेकिन सरकार अपनी मनमौजी से केवल 30 दिन ले आ सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल हमारे हाथ में नहीं है, राष्ट्रपति हमारे हाथ में नहीं है। तो 30 दिन ला सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी ना हमने मंत्रिमंडल को चुना था और ना ही हमने राष्ट्रपति को चुना था। इससे यह साबित होता है कि देश की अंतिम शक्ति जनता के पास है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में पढ़िएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। हो गया बस 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 बस। देश की संप्रभुता किसके पास है? हमारे। और हमारे लोग कहां बैठे हैं? संसद में। संसद में। इसलिए अगर हमारे पे कोई कानून लाना है तो पहले संसद में जाइए। जीएसटी ठोकना है, जाइए संसद में। हटाना है, जाइए संसद में। बिना संसद हम एक बात नहीं सुनेंगे। आगे बढ़े। सही हो गया राष्ट्रपति? हाँ ठीक है। किसके सलाह पे? कितने दिन तक बिना? अब पारित हो गया तो 6 महीने, 6 महीना करके
अनंत काल तक ले जा सकते, 3 बार अब तक लगा है। संसद में किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव नहीं किया जाता है? कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़े। कौन सा नहीं किया जाता है देखा जाए। देखिए, वह विधेयक पर विचार किया जाता है, बिल्कुल विधेयक पर विचार किया जाता है। यह कि जनता की राय प्राप्त करने के लिए प्रयोजक से विधेयक पर परिचर्चा यानी डिस्कशन कराया जाता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। संसद में इसी में तो हंगामा हो जाता है, नहीं हो जाता हंगामा? अगला, यह कि विधेयक को किसी प्रवर समिति यानी कोई ऐसी समिति जो इस पे विचार करे, गहन विचार करे, उसकी त्रुटियां निकाले, प्रवर समिति को भेजा जाए। भेजा जाता है कि नहीं? जो टिपिकल मुद्दे होते हैं जैसे जीएसटी हो गया, सीए हो गया, इस टाइप के टिपिकल मुद्दों को कहां भेजा जाता है? प्रवर समिति। नॉर्मल मुद्दों को प्रवर समिति में नहीं भेजा जाता, लेकिन ऐसे भेजना तो चाहिए ना जी, नहीं है? विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेज दिया जाए, बिल्कुल गलत है। आप कोई विधेयक अगर लोकसभा से पास हो गया तो उसे राज्यसभा में भेजिए, और अगर पास नहीं हो रहा है तब संयुक्त अधिवेशन लाइए। कि यहां से पास हो गया और वहां भेजबे नहीं किया, कहें कि संयुक्त अधिवेशन लाएंगे। संयुक्त अधिवेशन तब लाया जाता है जब दोनों सदनों में विवाद हो। जब दोनों सदनों में विवाद हो तो बताइए, ये कह रहा है कि बिना विवादे भेज दीजिए, कहिए ना, देखिए ना, विधेयक को दूसरे सदन की बिना सहमति, गलत है कि नहीं है? कौन गलत है? दिल्ली वाला डी, दिल्ली वाला डी। कोई दिक्कत? दोनों सदनों में तभी जाएंगे जब संयुक्त अधिवेशन हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कितना नंबर क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन भाग ले सकता है? हाँ बाबू, ये बताओ, राज्यसभा का सदस्य है लेकिन कहां बैठेगा? लोकसभा में। कहां बैठेगा? भगा देंगे लोग। देखिए, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ये अपने और बैठे, ये अपने और बैठे। लेकिन समस्या ये है कि मंत्री जब भी बैठेगा तो लोकसभा में बैठेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री के बैठने का फिक्स हो गया लोकसभा, लेकिन मंत्री लोकसभा का भी हो सकता है और मंत्री राज्यसभा का। तो ऐसे राज्यसभा के सदस्य जो मंत्री बन गए हैं वो कहां आके बैठेंगे? लोकसभा। जैसे एस जयशंकर साहब हैं कहां के? राज्यसभा, बैठते हैं लोकसभा। मनमोहन सिंह अभी तो मंत्री नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री थे तो बैठते थे इधर। लेकिन जब मतदान करना होगा तो यहां 2 कंडीशन, मतदान करते समय मंत्री जो राज्यसभा से आया होगा वो अपने सदन में लौट जाएगा और अटॉर्नी जनरल सदन के बाहर चला जाएगा चाय बिस्कुट खाने। समझ में आ गया? मतदान के समय नहीं। तो 2 लोग बैठ सकते हैं लोकसभा में, एक राज्यसभा का वह सदस्य जो मंत्री है, और नहीं तो अटॉर्नी जनरल। नहीं तो अटॉर्नी जनरल। कोई दिक्कत बमनी? तुम चश्मा को ऊपर से काहे देखती है? देखो बबनी, उससे बनो, उसको ठंडा लग रहा है, आपको गर्मी लग रहा है। अब हम चला दीजिए छोटा खोपड़ी, उसमें सेरिब्रम सेरिबेलम सब है कि नहीं? इतना छोटा उसका खोपड़ी, लग रहा है लाठी में लोटा टांगल है। नहीं नहीं नहीं, चला दे बबनी, तो तुमको ठंडा लग जाएगा, और ठंडा से कहीं खोपड़िया और सिकुड़ गया तो दिक्कत हो जाएगा। चला दो वहां पे, नहीं तो चश्मा के ऊपर से झांकने लगेगी। कौन सा इसमें सही होगा? हाँ, इसमें कौन से मार दीजिए? मंत्री जो राज्यसभा का, समझ आ गया? अच्छा, बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने कितने दिन तक मंत्री? 6 महीने। 6 महीने तक रह सकते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा, 5वीं कौन सी? 5वीं अर्थव्यवस्था।
गरीबी हटाओ, पांचवी अर्थव्यवस्था। पहली कृषि, दूसरी भारी उद्योग, तीसरा अस्थाई विकास, कृषि और उसमें दोनों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। कौन सी पंचवर्षीय? पांचवी। और अभी कुछ योजना आएगा गरीबों को हटाओ। आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई वाला सी। अगला, इनमें से कौन सा न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रस्तुत करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हाँ, अच्छा ये है। बोले हैं कुछ, मार दिए कुछ। देखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य, ये तो भारतीय कृषि अनुसंधान संघ, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया। नाबार्ड, ये तो बैंकिंग ना होगा, एक वित्तीय संस्था है। बैंक नहीं है नाबार्ड, वित्तीय संस्था। महिला लोग, आप में से अगर कोई मछली पालन या झींगा पालन करती हैं तो आप लोग जितना पैसा लगाइएगा उसमें से सपोज कीजिए कि 10 लाख रुपया आपने लगाई झींगा पालन करने के लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए, तो नाबार्ड के पास अगर आप आवेदन दीजिएगा तो नाबार्ड बैंक को कहेगा आप बैंक से लोन ले लीजिएगा, कितने का? 10 लाख का। उसके बाद से नाबार्ड आपको कहेगा कि 5 लाख हम दे देते हैं, अब 5 लाख बबनी से ले लो। समझ में आया? तो अलग अलग राज्यों में है, किसी किसी कुछ ऐसी योजना है जिसमें 100% सब्सिडी है। 100% क्या है? सब्सिडी। लेकिन भारत में हमेशा कौन सी कर रहा है वैज्ञानिक, पूछ रहा है कि सही में माफ होता है? तो क्या गौरई मछली पालेगा तो सब्सिडी मिलेगा तुमको? आगे बढ़ते हैं। कौन जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पूजा गुप्ता, क्या कह रही हो? देखो बबनी क्या कह रही है जी? बबनी कुछ बोल दो, गुस्सियाई ले, करी कुछ मत बोलो लोग। आगे बढ़े, ध्यान से देखते हैं इसमें कौन सा होगा? सी, चेन्नई वाला सी। आगे बढ़े, 27 नंबर देखते हैं। हरित क्रांति की सफलता किस पे निर्भर थी? हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, HYB, हाई यील्ड वेराइटी। उत्पादन को हम अंग्रेजी भाषा में यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? यील्ड कहते हैं। देहात में कहते हैं एकदम लहलहा गया है जी, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लहलहा गया है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यील्ड। तो कहा गया हाई यील्ड वेराइटी। तो वैसे ही फसलों को बोइए जो हो सके जल्दी से उत्पादन दे सके। जैसे हम लोग अमरूद बोते हैं, इतना बड़का पेड़ होता है, अमरूद होता है कम, तो उससे बेटर है छोट छोट अमरूद बोइए जिसमें अमरूद की फसल ज्यादा हो। यहाँ पे एक और अमरूद होता है 2 साल पे फसल देने लगता है। यहाँ पे एक पेड़वा में 30 किलो 40 किलो फलता है, पेड़ में टूट जाता है यहाँ पर, उसको बांध के लटकाना पड़ता है। तो अभी किसान वगैरह को हरित क्रांति में यही कहा गया था कि आप ऐसे ही बीज का प्रयोग कीजिए। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बिल्कुल सही है, और इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला था पंजाब को। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग, बिल्कुल सही है। ये तीनों चारों बात कही गई थी किसमें? हरित क्रांति में। किसमें? हरित क्रांति में। अगला, भारत में प्रथम बृहद स्तर पर इस्पात कारखाना कौन लगाया गया था? सुनिए, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। हम अपने देश के सामान का यूज करेंगे। इसी से प्रेरित होकर 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया था जमशेदपुर में, टिस्को। समझ में आ गया? क्या जी? 1907 तब देखो पंखा चल गया, वो चश्मा के अंदर से देखने लगी। पंखा बंद था तो ऊपर देख रही थी, मतलब ऐसे ऊपर से देखने पे भी दिख जाता है, तो फिर पहनते क्यों वो लोग? आगे बढ़े, आगे से ध्यान रखना, अगर कोई चश्मा से ऊपर से देखे तो इसका मतलब पंखा चलाना है। चश्मा से ऊपर देखने का मतलब पंखा चलाना है। ये इसका सही है, गांधी जी वाला चश्मा है, गोल एकदम गांधी जी वाला है। तुम लोग कौन सी देखता है? तनी जब सबसे मुझौसा देखता।
आगे बढ़े। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे ज्यादा योगदान है? सेवा सेक्टर। किस सेक्टर का? सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर का जीडीपी का मतलब होता है उत्पादन। जैसे हम गेहूं, चावल, लोहा, तांबा, स्टील जितना उत्पादन करते हैं, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, एक साल में देश ने जितना चीज का उत्पादन किया सबको क्या कहते हैं? जीडीपी। समझा गया? बताइए। हाँ, अरे तो भाई जीएनपी होगा वहां पे, क्या दिक्कत है? अच्छा, राष्ट्रीय बोला है? हाँ, कोई बात नहीं, जीएनपी राष्ट्रीय मतलब कहने का मतलब उत्पादन ही ना है, बस प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर का होता है। सर्विस सेक्टर की खासियत समझिए, वो बस आपको हेल्प करता है। याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर ना किसी चीज का उत्पादन करता है ना निर्माण करता है, वो बस आपको हेल्प करता है। हम ना आपके बदले एग्जाम देंगे ना आपके बदले पढ़ेंगे, हम आपका हेल्प करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर। हाथ टूट गया तो डॉक्टर बस आपका हेल्प करेगा कि जल्दी जुट जाए। कौन सेक्टर? सर्विस सेक्टर। आपका पैसा जिस अकाउंट में भेजना है उसी अकाउंट में जाएगा। पैसा आपका प्राप्त करने वाला आपका कोई रिश्तेदार, लेकिन बैंक उसमें हेल्प करेगा। सर्विस सेक्टर। आपको किसी से फोन लगा के बतियाना है, धाए दे फोन लगाएं, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, 12 बज रहा है अभी। रतिया के व्यस्त हो लो। कौन सेक्टर? सर्विस। इसमें हेल्प किया कि आग लगा दिया? तो हेल्प करने वाला सर्विस सेक्टर। जैसे सैलून जो होता है ना, हमारा शकल बड़ा कर मतलब ना बिगाड़ सकता है ना बनाता है, बस थोड़ा सा जैसे दाढ़ी मूछ बढ़ गया हो तो थोड़ा अटपटा लगने लगेगा, नाक में से बाल फेंक देगा बाहर, ऐसे ऐसे मूछ लटक के नहीं चलाएगा, खाने के टाइम पे उठाना पड़ेगा तो अरे छोड़ देंगे ज्यादा दिन तो क्या होगा? नहीं हो जाएगा? दाढ़ी ठेवना ले चलाएगा। तो क्या है? हेल्प कर रहा है सर्विस सेक्टर। ब्यूटी पार्लर क्या करता है? सर्विस सेक्टर। एक बार में वहां जाइए, हेल्प के नाम पे इनको गुमराह करता है। समझ में आएगी ना क्या? आगे बढ़े तो सर्विस सेक्टर समझ में आ रहा है? अच्छा, सर्विस सेक्टर की एक और खासियत, पहले ही पैसा ले लेता है। कोर्स खत्म होने से पहले फीस, इलाज मरीज सही होने से पहले फीस, ब्यूटी पार्लर में पहले पैसा, हाँ बाद में तो कोई बात नहीं। देखो इनको जाने दो बाबू, आगे बढ़े। सर्विस सेक्टर समझ आ रहा है? प्राथमिक सेक्टर का मतलब होता है कृषि, जो